जब लिनफे द्वीप के पूर्वी हिस्से में गहराई से प्रवेश कर रहा था, तब मौसम और भी ठंडा हो गया। बर्फ गिरने लगी और हवा में भी भारी बर्फबारी चल रही थी। लिनफे लगभग 60 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ी के ऊपर से उड़ते हुए द्वीप के पूर्वी छोर तक पहुंचा। वहां दूर तक एक असीमित ठंडी झील फैली हुई थी। वह हवा में ठहरा और द्वीप के किनारे पर बर्फ और हिमखंडों द्वारा बने विशाल आइस ब्लॉक्स को देख रहा था। वे पानी की लहरों के प्रभाव से टूटकर बह रहे थे। खत्म हो गए? लिनफे ने मन ही मन कहा। जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, उसने कुछ असामान्य देखा। क्रैक, क्लिक। नीचे बर्फ की चादर अचानक से दरारें पड़ने लगी और घनी दरारों की आवाज पूरे आइस शीट पर गूंज उठी। कछुआ। लिनफे ने देखा कि कई बड़े ग्रे व्हाइट टर्टल्स बर्फ की चादर के नीचे से बाहर निकल रहे थे। वे आकार में विशाल थे, लगभग 1 मीटर लंबाई के, मुंह में दांत और छोटी पूंछ के साथ। जैसे ही ये ग्रे व्हाइट कछुए दिखाई दिए, लिनफे ने देखा कि तेज हवाएं और बर्फबारी अचानक शांत हो गई। क्या ये लोग ही थे जो द्वीप पर बर्फ और ठंड पैदा कर रहे थे? लिनफे ने ध्यान से उन जीवों को पानी में जाते देखा। जब ये ग्रे व्हाइट कछुए आइस शीट से बाहर आए, तो उनकी साइकिक एनर्जी में कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये कोल्ड वाटर लेक में कूदे, लिनफे को यह देखकर हैरानी हुई कि उन पर साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस प्रकट हो गए। लिनफे ने एक ग्रे व्हाइट कछुए की ओर हाथ बढ़ाया जो पानी में कूदने वाला था। नियन मोटिव से बने बड़े हाथ ने तुरंत उसे पकड़ लिया। लिनफे द्वारा पकड़ा गया कछुआ डर के मारे अपने अंग हिलाता रहा और चीखती आवाज निकालने लगा। इतनी शोर क्यों मचाई? मैं तो बस तुम्हें नजदीक से देखने आया था। तुम्हें खाने का कोई इरादा नहीं था। लिनफे ने मानसिक शक्ति से स्ट्रगलिंग ग्रे टोरटोइस से कहा। दूसरे पक्ष ने जाहिर तौर पर लिनफे पर भरोसा नहीं किया। यह अजीब जीव था। भले ही संघर्ष करना बेकार था, फिर भी उसने जोर जोर से विरोध किया। लिनफे ने इस अजीब ग्रे व्हाइट कछुए और विदेशी जीव को और करीब से देखा। जैसे ही वह इसे जमीन पर रखने ही वाला था, दूर पानी की सतह में अचानक हलचल मच गई। वाह! पानी की सतह फट गई और वहां से एक विशाल ग्रे व्हाइट कछुआ और अजीब जीव निकला। उसका शरीर 7 मीटर लंबा था, जैसे एक छोटा द्वीप। रोर। यह विशाल कछुआ अपना सिर उठाता है, अपना विशाल मुंह खोलता है और लिनफे की ओर अनंत रॉ के साथ गुर्राता है। गुर्राहट की ध्वनि कई किलोमीटर तक फैल गई। ध्वनि की लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि न केवल द्वीप पर एवलांच हुई, बल्कि लिनफे की गति और पलायन पर भी असर पड़ा। उसने अपने फोरलिम्स उठाए, लिनफे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लिनफे ने इसे आसानी से टाल दिया। तुम नापाक प्राणी, जल्दी मेरे बच्चे को छोड़ दो। विशाल कछुआ अपने मानसिक शक्ति से लिनफे को कहता है। लिनफे ने इस थर्ड ऑर्डर पीक स्ट्रेंथ वाले कछुआ मॉन्स्टर को क्रोधित नजरों से देखा। फिर उसने ग्रे व्हाइट कछुए को सहजता से जमीन पर रख दिया। जैसे ही छोटा कछुआ पानी में घुसा, लिनफे ने मानसिक शक्ति से विशाल कछुए को कहा, इस छोटे द्वीप को बर्फ से ढकने वाला तूफान तुमने पैदा किया। हाँ, यह द्वीप हमेशा से हमारी जाति का प्रजनन स्थल रहा है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? विशाल कछुआ लिनफे की शक्ति को नहीं देख सकता था। यह कॉम्बेटिव एलियन बीस्ट नहीं था। इसलिए उसने लिनफे के सवाल का सरल जवाब दिया। लिनफे ने मन ही मन सोचा, एक जाति की प्रजनन क्रिया भी ऐसे सेलेस्टियल फिनोमिनन को जन्म दे सकती है जो जल्द ही पूरे द्वीप को जमेगा। कितना शक्तिशाली है! कोल्ड वाटर लेक के केंद्र में आकर मुझे ऐसे अद्भुत जीव मिले। यह सच में रोमांचक है। विशाल कछुआ अब इस अजीब प्राणी के साथ उलझना नहीं चाहता। जब उसने सभी बच्चों को पानी में देख लिया, वह भी पानी में डूब गया और अपने चारों ओर बच्चों को लेकर कोल्ड वाटर लेक की गहराइयों में चला गया। लिनफे ने देखा कि एलियन बीस्ट्स चले गए। वह ऊंचा उड़कर देखा कि द्वीप के पश्चिमी हिस्से का ब्लिजर्ड भी गायब हो चुका था। संभवत वहां भी वही स्थिति थी। बर्फ की परत के नीचे रहने वाले कछुए और एलियन बीस्ट्स सब हैच होकर बाहर आ गए थे। इस बीच लिनफे जब कोल्ड वाटर लेक में एक्सप्लोरेशन कर रहा था, पिग हेड टेरिटोरी से 10,000 किलोमीटर दूर एक एलीट आर्मी दूसरे विश्व पर हमला करने के लिए जुटाई गई थी। लेकिन पिग हेड आर्मी को हार मिली और आज वापस लौट आई। डॉल्फिन शहर में व्यस्त यातायात और भीड़ थी। प्रॉस्परस कॉमर्स और ट्रेड के कारण कई शक्तियों के कारवां यहां व्यापार करने आए हुए थे। जब पिग हेड जनरल्स अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ पोर्पोइस लौटे, तभी कुछ व्यापारी दिखने वाले कारवां, जो असल में इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे, तुरंत खबर भेज दी कि पिग हेड आर्मी वापस आ गई।
जब पिगहेड आर्मी सेटल हुई, सिटी लॉर्ड मैंशन का मैसेंजर जू यी के मैंशन आया और कहा कि वह सिटी लॉर्ड मैंशन में चर्चा के लिए जा रहा है। सिटी लॉर्ड्स मैंशन, जहां कार्व्ड कॉलम्स और जेड कॉलम्स थे, पवेलियंस और छोटे छोटे गुंबद थे। वेटर्स पुराने मैंशन की तरह कॉन्फिडेंट और एरोगेंट दिख रहे थे। टू क्वाइट कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज गूंजी। फिर जूई को बेडरूम के बाहर पहुंचते देखा गया। जूई ने वेटर के साथ बेडरूम के पास पहुंचा। पहले उसने दरवाजे पर हाथ रखा और नॉक किया। दरवाजे के अंदर से कुछ कफ सुनाई दी। कफ कफ कफ, कम इन। जूई ने दरवाजा खोला और अंदर गया। वेटर दरवाजे पर खड़ा रहा, लकड़ी की तरह मोशनलेस, तब तक जब तक अंदर के लोगों ने बुलाया नहीं। तुम लौट आए। जूटोंग, जो बिस्तर पर झुका हुआ और थका हुआ लग रहा था, ने देखा और पूछा। जूई ने सिर हिलाया, फिर चिंता भरी आवाज में पूछा, माय लॉर्ड, तुम्हारा शरीर ठीक है? खफ खफ खफ, जूटोंग ने बोलना शुरू किया, लेकिन बीच में कुछ बार खांसी हुई। जूई तुरंत टेबल पर गया और पानी का एक गिलास जूटोंग के सामने रखा। गुडोंग। जूटोंग ने गिलास उठाया और एक घूंट पानी पिया। खांसी थोड़ी कम हुई। मैंने पहले उस ह्यूमन से दूसरे वर्ल्ड में लड़ाई की थी। फुल बर्स्ट का समय ज्यादा लंबा चला, इसलिए लड़ाई के बाद शरीर थोड़ा थका हुआ था, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं, बस थोड़ी ट्रेनिंग करनी थी। जूई ने राहत की सांस ली। फिर उसने जूटोंग से पूछा, लॉर्ड, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जूटोंग ने कुछ सेकंड पॉन्डर किया, फिर वापस पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें आगे क्या करना चाहिए? कुछ सोचने के बाद जूटोंग ने प्रस्ताव रखा। सबॉर्डिनेट्स का विचार है कि हमें सोलबर्ड टेरिटरी के आउटस्कर्ट्स में ज्यादा फाइटर्स तैनात करने चाहिए, ताकि ह्यूमन आर्मी के पॉसिबल काउंटर अटैक्स की निगरानी की जा सके। और इस बार हमारे दूसरे वर्ल्ड एक्सपीडिशन में फेलियर के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। खासकर वोफ सिटी जैसी शक्तियों को नहीं पता चलना चाहिए। कान से चूर। जूतोंग सिर हिलाते हुए बिस्तर से टिका, जूई के प्रपोजल से सहमति में मुस्कुराया। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसे ही कर दो। हाँ, लॉर्ड जवाब दिया, और फिर उसके चेहरे पर झिझक जैसी अभिव्यक्ति उभर आई। क्या हुआ, और कुछ झिझक वाली बात है क्या? जूतोंग ने पूछा जब उसने ये देखा। लॉर्ड लॉर्ड, ये मामला यूचेंग की तरफ से है, अब हमें उस तरफ कैसे समझाना चाहिए? जूई की चिंता उस समय चरम पर थी जब उसने एलाइड आर्मी के कंप्लीट एनाइलेशन के बारे में सोचा। वहां कुल 10,000 एलीट फाइटर्स थे यूचेंग के, साथ में एक जनरल पिगहेड जिसकी ताकत फोर्थ टियर मिड स्टेज में थी। अब वे सभी दूसरे वर्ल्ड में मारे जा चुके हैं, कोई भी बचे नहीं। यूचेंग के सिटी लॉर्ड को इसकी जानकारी होगी। नतीजा असल में बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, तो दोनों शहरों की दोस्ती सैकड़ों सालों तक टूट सकती है। जो तुमने अभी बताया, बस वही दो चीजें करो। मैं इसका ध्यान रखूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जूतोंग ने जूई को रीअश्योरेंस दी। जूई ने सिर हिलाया और फिर जूतोंग के साथ मिलिट्री अरेंजमेंट्स पर चर्चा करने लगा। 1 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद ही वह गया। जूई के जाने के बाद जूतोंग ने अपने स्पेस स्पिरिट टूल से फोटो टेकिंग स्टोन निकाली, एक्टिवेट किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वीडियो का कंटेंट था यूचेंग रीइंफोर्समेंट की पूरी डेथ। इसे देखकर दुख व्यक्त किया गया और कॉम्पेंसेशन के रूप में कुछ स्पिरिट स्टोन्स देने की बात कही गई। कम हियर। जूतोंग ने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बाहर खड़े वेटर को बुलाया। माय लॉर्ड, क्या ऑर्डर है आपका? वेटर बेडरूम में प्रवेश कर जूतोंग बिस्तर के पास आया। जूतोंग ने वुडन बॉक्स जिसमें फोटो टेकिंग स्टोन थी वेटर को दिया और कहा, किसी को अरेंज करो कि ये चीज यूचेंग भेजे, और वेयरहाउस से 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स भी ले आओ। यस लॉर्ड लॉर्ड। वेटर ने सम्मानपूर्वक हाथ बढ़ाया, वुडन बॉक्स लिया और धीरे धीरे पीछे हटते हुए बाहर चला गया। कफ कफ कफ। वेटर के जाने के बाद जूटोंग ने फिर से जोर से खांसी की। खांसी शांत होने के बाद उसने मुंह पर रखा हैंडकरचिफ देखा और उसके बीच में ब्राइट रेड ब्लड का निशान देखा। अरे, हमेशा अग्री करना आसान नहीं होता, जूटोंग ने खुद से कहा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। गर्मी अपने पीक पर थी। रोंगचेंग के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में हाईवे के आउटस्कर्ट्स डेंजरस विल्डरनेस के पास लुओसोंग ड्यूटी पर था। उसने आसमान देखा, तेज सूरज जैसे आग का गोला अब गायब था। डार्क क्लाउड्स छाए हुए थे, हवा तेज थी और कुछ रेन ड्रॉप्स भी हवा में मिल रहे थे। समर रेनस्टॉर्म जल्द ही आने वाली थी। मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं।
लुओसोंग ने ट्रैफिक सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा जब उसने कार एक्सीडेंट की सिचुएशन समझ ली। फिर उसने अपने दो पार्टनर्स जेंग चाओ और चाइडोंग को बुलाकर विल्डरनेस की तरफ डायरेक्ट रवाना किया। ट्रैफिक ऑफिसर ने संदेह भरे स्वर में कहा, यह वेदर बहुत खराब है, हैवी रेन आ रही है। तुम अकेले विल्डरनेस में जाकर परपेट्रेटर को हंट करोगे? यह बहुत डेंजरस है। क्यों थोड़ी देर वेट नहीं करते? कोई बात नहीं, हमारे पास अपने मेजर्स हैं, लुओसोंग ने एश्योरेंस दी। फिर उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई, हाईवे के साइड फेंस तक पहुंचे, उसे पार किया और बिना रास्ते वाले विल्डरनेस में एंटर हो गए। हे, ट्रैफिक ऑफिसर ने देखा कि रेन ड्रॉप्स अब तेज हो रही हैं और उसने तीनों लुओसोंग के जाने पर साई किया। तीनों जल्दी से आगे बढ़े, उनके फिगर फ्लिकर हुए और कुछ ही समय में डेंस ग्रीन विल्डरनेस में डिसअपियर हो गए। डैम इट, कैसे होपेंग को एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो ने स्पॉट कर लिया? ये मेरी गलती नहीं थी। अलास, जब मुझे पता चला कि मैंने होकुन से पूछा तो अब उसे किल करने का समय था। कार एक्सीडेंट की जगह के अक्रॉस स्ट्रीट एक बड़े ट्री के नीचे ब्लैक माउंटेन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर जांग चैन ने लुओ सॉन्ग और उसके साथियों को जाते देखा और सीक्रेटली रिग्रेट किया। आज उसने हो पेंग को वाइल्डरनेस के आउटस्कर्ट्स में फंसाने का प्लान बनाया था, किल करने के लिए। पर फेट ने उसे धोखा दिया। हो पेंग अकेले चेस कर आया। इसके बाद हो पेंग ने बिना सोचे ट्रैफिक सिक्योरिटी ऑफिसर को घायल किया, एस्केप किया और एबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के इन्वेस्टिगेटर का ध्यान आकर्षित किया। फॉलो अप करूं? फॉरगेट इट, ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि होपेंग ने मेरा फेस देखा है, ये मेरा असली फेस नहीं है। जंग चन ने थोड़ी देर सोचकर डिसाइड किया कि आगे फॉलो करना छोड़ दे। पैटर्स। लॉन्ग ब्रूइंग रेन फाइनली गिरने लगी। पेडेस्ट्रियंस भागने लगे। वाइल्डरनेस में कुछ किलोमीटर दूर एस्केप्ड होपेंग पूरी तरह सोक्ड था। उसका ओरिजिनल रनिंग पेस अभी स्टॉप हो गया। बिग रेनड्रॉप्स उसके बॉल्ड हेड पर गिर रहे थे, क्रैकलिंग साउंड के साथ। रेन तेज होती जा रही थी। नॉर्मली हमें शेल्टर ढूंढना चाहिए, लेकिन होपेंग के पैर स्थिर थे। वो एक ग्रे लोन वुल्फ टियर 1 पीक साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशन के साथ होपेंग की ओर देख रहा था। बहुत ओल्ड था। वुल्फ पैक से किक किया गया था एक वीक पहले और कई डेज से खाया नहीं गया। रेन में छुपा हुआ वह स्ट्रॉन्ग प्रे का इंतजार कर रहा था। डैम, ये स्ट्रेंज बीस्ट निकला। होपेंग थोड़ी पैनिक में। वाओ। लोन वुल्फ ने देखा कि प्रे थोड़ा डर रहा है, तो उसने कंटिन्यूअस हाउलिंग शुरू किया, डिफेंस ब्रेक करने के लिए। माँ, ये बीस्ट मुझे लेने आया है। ऑल्दो मैं स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन इजी नहीं है मुझे मारना। होपेंग ने दांत काटे और ओपोनेंट की तरफ फियर्सली देखा। बॉडी ने हल्की ट्रेम्बल की, साइकिक एनर्जी उसके बॉडी में फ्लड होने लगी और होपेंग ने राइट हैंड फिस्ट बनाया। नेक्स्ट सेकंड पेल गोल्डन लाइट उसकी palm से गश हुई, गोल्डन बॉल में कंडेंस हुई। लोन वुल्फ ने महसूस किया साइकिक एनर्जी की ताकत, उसका फेस चेंज हुआ और उसके मन में कोई एनिमी नहीं बचा। इंस्टिंक्ट के बेसिस पर उसने अटैक किया। जैसे ही वह होपेंग की तरफ रश करता है और पाउंस करने वाला था, उसने सिर्फ सुना ऑपोजिट साइड से रोर, इफ यू वांट लाओ त्सु's लाइफ, यू आर नॉट क्वालिफाइड। नेक्स्ट सेकंड होपेंग ने अपने फिस्ट को फोर्सफुली आगे पंच किया और गोल्डन लाइट कंडेंस टू एक्सट्रीम सडनली रिलीज हुई। होपेंग की बनाई हुई गोल्डन बॉल ऑफ लाइट हवा में धमाके के बीच उड़ते हुए लोन वुल्फ से टकराई। लोन वुल्फ जैसे ही हवा के पावरफुल ब्लो से इंपैक्ट हुआ, उसके शरीर से खून बहने लगा और उसके लिम्स जमीन में चार खाई जैसी गहरी दरारें छोड़ गए। वू, वुल्फ ने दर्द से कराह भरी। होपेंग द्वारा मोबिलाइज की गई साइकिक एनर्जी का पूरा जोर एक्सलेंट फिजिकल फिटनेस वाले लोन वुल्फ ने रोक दिया। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि लोन वुल्फ ने होपेंग को अपनी एनर्जी एक्यूमुलेट करने का पूरा समय नहीं दिया था। अगर थोड़ी और देर मिलती तो होपेंग का अटैक और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था। लोन वुल्फ का फ्रंटल अटैक सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि गंभीर चोट भी पहुंचा रहा था। होपेंग, जिसकी स्ट्रेंथ केवल फर्स्ट ऑर्डर हाई लेवल थी, वह लोन वुल्फ के सामने कमजोर था। अपनी एबिलिटीज इस्तेमाल करने के बाद उसके शरीर की साइकिक एनर्जी ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो रही थी। होपेंग का चेहरा अचानक फेल हो गया जब उसने देखा कि लोन वुल्फ ने उसके फ्रंटल अटैक को रोक लिया और केवल हल्की इंजरी झेली। वो धीमे होते लोन वुल्फ ने लो ग्रॉल किया और अपनी टंग बांग बाहर निकलते हुए होपेंग की तरफ प्लेफुल नजरों से देखा। कॉल शिशा। वाओ वाओ। हवा चारों तरफ ब्रांचेस और लीव्स हिला रही थी और बारिश तेजी से बढ़ रही थी। एक आदमी और एक वुल्फ बारिश में आमने सामने थे, एक डीपली डेस्परेट और दूसरा कॉन्फिडेंट।
स्लॉथ, मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा काटूंगा। होपेंग ने अपनी कमर से डैगर निकाली और ट्रेम्बलिंगली क्रूअल वर्ड्स अटर करते हुए लोन वुल्फ की तरफ कहा। लोन वुल्फ ने देखा कि प्रे भागने की कोई कोशिश नहीं कर रहा और उसने फुल डिटर्मिनेशन दिखाई कि वह आखिरी तक लड़ेगा। उसने अपना कंटेम्प्ट छुपाया और ओपोनेंट के चारों तरफ घूमने लगा। वो क्या? दो आवाजें एक के बाद एक सुनाई दी। बारिश के कर्टन में लाल खून से सना डैगर ग्रास पर गिरा और रेन के वॉश में क्विकली लाल खून डिसअपियर हो गया। ज्यादा दूर नहीं, एक ओल्ड लोन वुल्फ ह्यूमन पर लीप कर रहा था और उसने दूसरे का लेफ्ट हैंड काट लिया। बूम बूम। होपेंग, जो जमीन पर फेंका गया था, ने डेस्परेटली अपने राइट फिस्ट को वेव किया और लोन वुल्फ के सिर पर हिट करने की कोशिश की। वह चाहता था कि ओपोनेंट थोड़ी देर रिलैक्स हो, पर अफसोस, लोन वुल्फ ने अपने प्रे को काटने का मौका पा लिया। तो वह छोड़ने वाला कैसे था? लोन वुल्फ का सिर बहुत हार्ड था, होपेंग के बीच से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि होपेंग का राइट हैंड खून से सना हुआ था और इंजरी हल्की नहीं थी। डाइंग। समय के साथ उसके शरीर की स्ट्रेंथ कमजोर होती गई और जमीन पर फेंके गए होपेंग डेड नजर आने लगे। प्रे की रेजिस्टेंस कम देख लोन वुल्फ ने तुरंत अपने लेफ्ट हैंड को मुंह से छोड़ दिया और जल्दी से होपेंग की गर्दन पर काटने लगा। डेस्परेट होपेंग ने पहले ही रेजिस्टेंस छोड़ दी थी। जब उसने वुल्फ के मुंह को पास आते देखा तो उसने इस समय अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही लोन वुल्फ सफल होने वाला था, डेंस वेजिटेशन से एक टॉल और मैजेस्टिक फिगर जल्दी से निकला और अचानक हो फेंग के पास आया। उसने अपना पैर उठाकर लोन वुल्फ पर पावरफुल किक मारा। बूम। किक लगने के बाद लोन वुल्फ हवा में उड़ गया और बारिश के कर्टन के पार बाहर चला गया। हाँ, जिसने लोन वुल्फ को किक मारा उसने उसे छोड़ने नहीं दिया। कुछ ही कदमों में वह स्टिल मिड एयर लोन वुल्फ तक पहुंच गया और अपना राइट हैंड स्ट्रेच करके लोन वुल्फ के एब्डोमेन को पकड़ लिया। पफ। ऊ ऊ ऊ। एब्डोमेन में पियर्स हुआ लोन वुल्फ इस टॉल और मैजेस्टिक फिगर के हाथ पर लटका। कुछ स्ट्रगल के बाद उसने अपनी आखिरी सांस छोड़ दी। युआन खुद डेड था। होपेंग, जो मरने को तैयार था, वाइड आईज से उस फिगर को देखकर ट्रेम्बलिंगली बोला, वुल्फ, वेयरवुल्फ। बूम। लुओसोंग ने डेड लोन वुल्फ को जमीन पर फेंका और अपने राइट हैंड को, जो लोन वुल्फ के ब्लड से सना था, बारिश में धोते हुए होपेंग से कहा, होपेंग परपेट्रेटर, तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है। मैं अरेस्ट हो गया। ये ग्रेट है। पहले डेस्परेट होपेंग इस वक्त बहुत खुश था। आखिरकार ये एक डेस्परेट सिचुएशन थी। शुशा। डेंस वेजिटेशन से दो और फिगर्स निकले, लुओसोंग के पार्टनर्स जेंगचाओ और काइडोंग। लुओसोंग, बारिश तेज हो रही है, चलो जल्दी निकलते हैं। हाँ। लूसोंग ने सिर हिलाया और जमीन पर पड़े होपेंग को उठाया। काइडोंग ने जमीन पर छोड़े लोन वुल्फ के कॉर्प्स पर नजर डाली, उसे उठाया और फिर चारों रोंगचेंग सिटी की तरफ लौट गए। वाओ! बारिश जोर से गिर रही थी और पानी जमीन पर गिरकर चारों तरफ स्प्लैश कर रहा था। फूलों की दुकान में बारिश न जाए, इसके लिए बाइशी ने ग्लास डोर बंद कर दिया। उसने पीछे मुड़कर चिंशियू को देखा, जो शेल्व्स को रिप्लेनिश कर रही थी, और मुस्कुराते हुए कहा, चिंशियू, आज दोपहर में बहुत कस्टमर्स आए। दुकान बहुत बिजी है। तुम थकी नहीं होना। एक पॉट ऑर्किड्स शेल्फ पर रखने के बाद चिंशियू ने बाइशी को देखा और कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा टायर्ड नहीं हूं। ये रेनस्टॉर्म आ गई है और आज का बिजनेस यहीं खत्म हुआ। शी ने खुद से कहा, बारिश की ताकत बढ़ते देखकर। बाइशी, लगता है सेकंड फ्लोर पर ज्यादा नहीं बचा। आज की सेल्स के हिसाब से 3 या 4 दिन में बिक जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने सप्लायर से ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है और हमारा स्टॉक कल दोपहर रिप्लेनिश होगा। बाइशी ने कहा, फिर कैशियर में चली गई और आज के स्टोर टर्नओवर की गणना शुरू की। इवनिंग में लिनफे के घर के लिविंग रूम में व्हाइट लाइट चमकी। कोल्ड वाटर लेक के सेंट्रल एरिया में रहने वाले फिशेस और एनिमल्स आउटर एरिया की तुलना में ज्यादा फियर्स है, लिनफे ने खुद से कहा। आज दोपहर उसने लंच वाले आइलैंड को छोड़कर कोल्ड वाटर लेक के सेंटर की ओर बढ़ा। रास्ते में कई आइलैंड्स आए एक्सप्लोरेशन की, पर कुछ नहीं मिला। हालांकि उसने कुछ वियर्ड वाटरवे एम्फिबियस एनिमल्स देखे, जिसे थोड़ा इंसाइट मिला। चीसे हुआ घर पर नहीं थी, शायद वो लिटिल स्पैरोज के साथ बाहर गई। खिड़की से बारिश देखकर लिनफे ने मर्मर्ड, इतनी हैवी रेन है, नहीं पता वे भीगी होंगी या नहीं। mtlnovel.com। रोंगचेंग सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के एक कमर्शियल स्ट्रीट में डिपार्टमेंट स्टोर में एक प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट हाथ में बर्ड केज लिए था।
केज में 3 छोटे स्पैरोज थे। ट्विटर जिसे हुआ, वहां इतने ह्यूमंस इकट्ठा है। स्पैरो बॉस ने एक डायरेक्शन पॉइंट करते हुए कहा, चलो देखते हैं। 7 कलर्ड फ्लावर्स प्यूपल जैसी दिखती 3 स्पैरोज के साथ क्राउड की ओर बढ़ी। इस बार डिपार्टमेंट स्टोर विजिट पर जिसे हुआ और 3 स्पैरोज पहले से एक्साइटेड थे। टीवी पर दिखाई गई सीरीज ने डिपार्टमेंट स्टोर्स में वेल्थ ऑफ गुड्स और वैरायटीज दिखाई। वे बहुत क्यूरियस थे। इतने समय बाद आखिरकार उन्होंने जो चाहा वह पाया। तुम कैसे चुराई कर सकते हो? जल्दी इसे लौटा दो। एक वेट्रेस ने डिपार्टमेंट स्टोर में घबराए हुए युवक की ओर गुस्से में इशारा किया। पास से गुजर रहे लोग सुनकर कि यहां चोर है, तुरंत इकट्ठा हो गए और युवक के चारों तरफ घेराव कर लिया। मुझे नहीं पता तुम किस बात की बात कर रहे हो। मुझे कुछ काम है, जल्दी मुझे छोड़ दो, युवक ने कहा और भीड़ को धकेलते हुए निकलने की कोशिश करने लगा। तुम मेरे लिए रुक जाओ। अगर तुमने कुछ चुराया है तो भागने की कोशिश मत करो। वेट्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाया और युवक के कपड़े पकड़े, उसे जाने नहीं दिया। मुझे छोड़ दो, युवक ने वेट्रेस के हाथ से छूटने की कोशिश की, फिर भागने लगा। लेकिन जो लोग भीड़ देखकर आए थे, उन्होंने चोर को जाने नहीं दिया। मैंने अपराध की रिपोर्ट कर दी है। सिक्योरिटी ऑफिसर जल्दी ही यहां आएगा। चूंकि तुम मानते नहीं कि तुमने चुराया, तो सिक्योरिटी ऑफिसर इसे संभालेंगे। एक बूढ़े व्यक्ति ने युवक के सामने कह दिया। हटो। सिक्योरिटी ऑफिसर के आने का पता चलते ही युवक घबरा गया। उसने बूढ़े पर चिल्लाया, उसे धक्का दिया और भाग गया। अरे, बूढ़ा पीछे की ओर गिरने ही वाला था। सौभाग्य से पास में खड़ा कोई मदद के लिए आगे आया, लेकिन नतीजा तब भी डिजास्ट्रस था। युवक अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा, सोचा कि सिक्योरिटी ऑफिसर आने से पहले डिपार्टमेंट स्टोर से निकल जाएगा। क्या? अचानक एक छोटी थांग आगे बढ़ी और भागते हुए युवक का पैर फंस गया। युवक जमीन पर गिर पड़ा और डिपार्टमेंट स्टोर में दर्द भरी चीख सुनाई दी। मेरे दांत! युवक ने मुंह से 2 दांत निकाल दिए और बिना आंसू बहाए रोते हुए जमीन पर बैठ गया। जब उसने देखा कि उसे कौन गिराया, तो वह बच्चा था जो बर्ड केज लिए खड़ा था। चीसे हुआ मुस्कुराई और उस इंसान की ओर देखा जिसने उसे गिराया, मन ही मन सोचते हुए, अरे, अगर बाहर मिल गया तो गरीब की मदद करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट स्टोर का सिक्योरिटी पर्सनल आखिरकार पहुंचा और उन्होंने जमीन पर बैठे युवक को संभाला। मुझे छोड़ो, यह गैर कानूनी है और मैं तुम्हारे खिलाफ लॉसूट करूंगा। युवक जिद करने लगा और कड़ा विरोध किया। इसी समय युवक की जेब से कुछ गिरा। वो वेट्रेस जिसने कहा था कि युवक ने चुराया है, उसके पास आई, गिरा हुआ सामान उठाया और कहा, यह जेड पेंडेंट हमारे शॉप का है। अब और क्या कहना है? मैन, युवक के पास अब कोई बहाना नहीं था। उसने सिर झुकाया और हार मान ली। चीसे हुआ, वो इंसान कितना मूर्ख है। यहां इतने कैमरास हैं, फिर भी चोरी करने आया। फिर स्पैरोज ने एक साथ कहा, वास्तव में बहुत मूर्ख। पहले मैं सोचती थी कि टीवी सीरीज के चोर काफी स्टूपिड हैं, लेकिन असल में इससे भी ज्यादा मूर्ख होते हैं। दर्शक बने रहकर कोई मजा न मिलने पर 7 कलर्ड फ्लावर ने लिटिल स्पैरोज के साथ डिपार्टमेंट स्टोर की ओर चलना जारी रखा। वाओ! बाहर की बारिश अब भी झड़ रही थी, कमरे की लाइट्स चमक रही थी और किचन से खुशबू बाहर आ रही थी। आज का डिनर बहुत हार्टी था। लिन फे ने पोटैटो स्ट्यू बनाया था, जो उसके पसंदीदा डिशेस में से एक था। लिन फे सोच रहा था कि आज का पोटैटो स्ट्यू शायद सबसे बेहतरीन है जो उसने अब तक बनाया है। स्ट्यू बड़े काले कैसरोल में पकाया गया था। इंग्रेडिएंट्स में स्पिरिट वर्ल्ड के एग्जॉटिक एनिमल मीट्स मुख्य थे, साथ में वेजिटेबल्स जैसे मशरूम्स, पोटैटोज और रेडिशेस। कई घंटे पकने के बाद यह बेहद फ्रेग्रेंट और डिलिशियस बन गया। एग्जॉटिक एनिमल स्ट्यू के अलावा लिन फे ने अपने लिए रोस्ट भी किया। आज कोल्ड वाटर लेक के सेंटर में पकड़ा गया एग्जॉटिक एनिमल जो डक जैसा दिखता था। लिन फे ने उसे रॉक क्लाइंबिंग डक नाम दिया। ये एग्जॉटिक डक बड़ा नहीं था, ब्लू स्टार के डक के आकार के बराबर। इस स्ट्रेंज बीस्ट का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि लिन फे आज जिस आइलैंड पर था वह रॉकी माउंटेन से भरा हुआ था। एक नजर में उसने देखा कि इस तरह का डक और स्ट्रेंज एनिमल रॉक वॉल पर रहता है। यह स्टीप रॉक वॉल पर ग्राउंड पर चलने की तरह चल रहा था और उड़ते हुए भी दिखता था। लिन फे के रोस्ट डक के अनुभव के हिसाब से यह स्ट्रेंज एनिमल टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट था, स्नैप्ड। लिन फे ने कैसरोल के नीचे की आग बुझाई और खुद के लिए एक बोल पोटैटो स्ट्यू सर्व किया। कॉल। लिन फे ने मीट को थोड़ा कूल होने दिया और फिर काटा।
कई प्रकार के एग्जॉटिक मीट्स एक साथ स्ट्यू में पकाए गए थे और उनका कंबाइंड टेस्ट बहुत मेलो था, जो लिनफे की उम्मीद से कहीं बेहतर था। रेड फेदर चिकन की वजह से भले ही कोई पेपर न डाला गया हो, स्वाद थोड़ा स्पाइसी था, जो स्पाइसी फूड पसंद करने वाले लिनफे के लिए और भी बेटर था। बेल द बेल, टेबल पर फोन बजा। लिनफे ने उठाया और पाया कि यह शे यूरोंग का कॉल था। हेलो। लिनफे ने फोन उठाया। लिनफे, आज मैं और बाकी स्टाफ रोंगचेंग लौट आए हैं। वहां की चीजें सुरक्षित हैं? लिनफे ने पूछा। हाँ, कुछ दिन पहले हमने स्पिरिट वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेशन भेजा था और सैकड़ों किलोमीटर्स तक पिग हेड आर्मी के कोई साइन नहीं मिला। अच्छा है, लगता है पिछली लड़ाई में पिग हेड रिट्रीट कर गया। लिनफे ने मुस्कुराते हुए कहा। डायरेक्टर बाय और बाकी लोग भी यही अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि विभिन्न सिटीज से स्टाफ बढ़ाने आए लोग अपने ओरिजिनल स्थानों पर लौट जाएं। शिरोंग ने कहा। ठीक है, कल दोपहर हम एक सेलिब्रेशन बैंक्वेट रख रहे हैं हमारी विक्टोरियस रिटर्न के लिए। आप भी आइए। शे यूरोंग के इनविटेशन पर लिन फे ने कुछ सेकंड सोचा और फिर जाने का फैसला किया। ठीक है, ठीक है, फिर मैं हान शे से कह दूंगी कि आपको एड्रेस भेज दे। फोन को रखने के बाद लिनफे ने अपना हाथ बढ़ाया और रॉक क्लाइंबिंग डक मॉन्स्टर की रोस्ट लेग तोड़ी। जैसा सोचा था, ये रोज स्टीप रॉक वॉल पर मूव करते हैं। इतना एक्सरसाइज होने के बाद मीट फर्म होगा। लिनफे ने रोस्ट डक का स्वाद लिया और इंटरनली प्रेज की और खुश हुआ कि उसने आइलैंड पर कोऑर्डिनेट्स ट्रांसमिट करने के लिए जगह छोड़ी थी। शी यूरोंग के निर्देशानुसार रोंगचेंग ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी ब्यूरो की हंशो ने लिन फे को बताया कि सेलिब्रेशन बैंक्वेट कल कहां होगा। इसी समय रेलेवेंट डिपार्टमेंट का हेड, जो इंटेरोगेशन के लिए जिम्मेदार था, हंशे के ऑफिस में दस्तावेज लेकर नॉक किया और एंटर हुआ। सेक्रेटरी हान, आज पकड़े गए प्रैक्टिशनर ने इंटेरोगेशन के बाद वॉलंटरली एक महत्वपूर्ण खबर कन्फेस की है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेटर ने डॉक्यूमेंट्स हंशुए को सौंपे। ईस्टर्न एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो के टेम्पररी होल्डिंग रूम में पकड़ा गया। होपेंग एक छोटे बेड पर लेटा हुआ था। बाहर गिरती बारिश की आवाज सुनते हुए इस समय उसका दिल अजीब तरह से शांत और स्थिर था। आज विल्डरनेस में जो हुआ, इतने सालों में पहली बार वह मौत के इतना करीब पहुंचा था। जब उस लोन वुल्फ ने उसके गले को काटने के लिए चपट्टा मारा था, उस पल उसे गहरा पछतावा हुआ कि उसने कानून तोड़ने वाला रास्ता क्यों चुना। आज जब वह क्लाइंट से मिलने गाड़ी चलाकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे खबर मिली कि रेलेवेंट डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर, जो उसके साथ मिलकर पर्सनल डेटा बेचता था, सिक्योरिटी ऑफिसर द्वारा पकड़ा जा चुका है। यह खबर सुनते ही होपेंग वहीं घबरा गया। घबराहट में उसने आगे चल रही गाड़ी को टक्कर मार दी। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेटर उसे रेस्क्यू करके उस खतरनाक स्थिति से बाहर लाए, तब उसके मन में पछतावा जाग उठा। इंटेरोगेटर के सवालों का उसने बिना छुपाए जवाब दिया और पर्सनल इंफॉर्मेशन बेचने की पूरी बात खुद ही स्वीकार कर ली। हंशे के ऑफिस में वहां अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स पलट रही थी। जल्दी से उन्हें पढ़ने के बाद उसने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले रूइंड बिल्डिंग में मृत पाए गए वांटेड क्रिमिनल हो कुन ने असल में इसी व्यक्ति से इंफॉर्मेशन खरीदी थी। इंटेरोगेशन का जिम्मा संभालने वाले इन्वेस्टिगेटर ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, यह सच में अनएक्सपेक्टेड है। वह व्यक्ति भले ही वांटेड क्रिमिनल था, लेकिन उसकी गतिविधियों के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं था। अब इस आदमी की कन्फेशन से हमें कुछ क्लूज मिल गए हैं। हंशुए ने दस्तावेज पर नजर डालते हुए कहा, जिस व्यक्ति को होकुन ढूंढ रहा था, उसका नाम चिन शियू है। और होकुन की मौत के कुछ समय बाद एक मिस्टीरियस वुमन भी आई थी, जिसका नाम हमें अभी तक नहीं पता। वह भी उसी लड़की चिन शियू को खोज रही थी। इन्वेस्टिगेटर ने पूछा, क्या हमें चिन शियू को ढूंढकर उससे पूछताछ करनी चाहिए? हन शे ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया। नहीं, अभी हमें उस मिस्टीरियस वुमन का पता नहीं है। अगर हम अभी कदम उठाते हैं तो स्नेक को अलर्ट कर सकते हैं। पहले कुछ लोगों को भेजकर चिन शियू के बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन करवाओ। देखो कि उसके बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमें अभी तक पता नहीं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर ने सिर हिलाया और ऑफिस से बाहर चला गया। हंशे ने डॉक्यूमेंट्स को डेस्क पर रख दिया। वह मन ही मन सोचने लगी, काफी साल पहले होकुन नाम का वांटेड क्रिमिनल देश छोड़कर भाग गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उसने हेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था।
उसकी मौत के बाद हमें ब्लैक माउंटेन ऑर्गेनाइजेशन के बेस के बारे में भी रिपोर्ट मिली थी। इन दोनों बातों का आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। अब एक मिस्टीरियस वुमन भी सामने आ गई है, जिसका टारगेट भी वही है जो होकुन का था। इसका मतलब साफ है, चिनशियू शायद कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है और उसका ब्लैक माउंटेन ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन होने की संभावना भी है। ठक ठक ठक, दरवाजे पर नॉक की आवाज आई और हंशुए के विचार टूट गए। उसने सिर उठाया। दरवाजे पर शेयुरोंग खड़ी थी। हंशुए तुरंत खड़ी हो गई। डायरेक्टर, क्या कोई इंस्ट्रक्शन है? शेयुरोंग ने हंशु की डेस्क पर रखी छोटी क्लॉक की ओर इशारा किया और मुस्कुराकर बोली, काफी देर हो चुकी है, चलो आज साथ में काम से निकलते हैं। हंशे मुस्कुराकर बोली, ठीक है। उसने डेस्क पर पड़े फाइल समेटे, कंप्यूटर बंद किया और शीरोंग के साथ ऑफिस से बाहर निकल गई। क्लिक। पूरा दिन काम करने के बाद प्रोग्रामर शेन वुफेंग अपने घर लौट आया। उसने एंट्रेंस पर अम्ब्रेला स्टैंड में छाता रखा और फिर हाथ में पकड़े 2 स्नैक्स लेकर लिविंग रूम में चला गया। अभी अभी नहाकर निकली चिनशियो, सफेद पजामस पहने, थोड़े गीले बालों के साथ सोफा पर बैठी मोबाइल चला रही थी। शेन वुफेंग को आते देख वह मुस्कुराकर बोली, तुम आ गए। शेन वुफेंग ने स्नैक्स उठाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए मिडनाइट स्नैक भी लाया हूं, खाओगी? चिनशियो की आंखें चमक उठी। जरूर, क्या लाए हो? सावर सूप डम्पलिंग्स। उसने पैकेट चिनशियो को दे दिया। चिनशियो ने पैकेट खोला, डम्पलिंग्स की खुशबू सूंघी और खुशी से बोली, वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। शेन वुफेंग ने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स खोलते हुए कहा, जल्दी खाओ, नहीं तो सूप डम्पलिंग स्किन को भिगो देगा। दोनों लिविंग रूम के सोफा पर बैठकर डम्पलिंग्स खाते हुए बातें करने लगे। शेन वुफेंग ने पूछा, आज फ्लावर शॉप में इंटरव्यू का रिजल्ट क्या रहा? चिनशियू ने डम्पलिंग निगलते हुए मुस्कुराकर कहा, पास हो गया। और इंटरव्यू के बाद मैं सीधे आज ही शॉप में एक दिन काम भी कर चुकी हूं। शेन वुफेंग ने मुस्कुराकर कहा, कंग्रेचुलेशंस। वैसे सैलरी कितनी है? चिनशियू ने आराम से जवाब दिया, बेस सैलरी 5,500 है और परफॉर्मेंस कमीशन भी मिलेगा। कुल मिलाकर 20,000 से ऊपर पहुंचना आसान होगा। खा खा। शेनफेंग ने अभी अभी डम्पलिंग सूप का घूंट लिया था। चियू की बात सुनते ही वह खांसने लगा। चियू ने तुरंत टिश्यू देते हुए कहा, धीरे खाओ, कोई तुमसे खाना छीन नहीं रहा। असल में शेनवुफेंग को याद आया, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद उसे 10,000 सैलरी तक पहुंचने में 3 साल की मेहनत लगी थी। इस साल उसकी उम्र 27 साल थी। कुछ समय पहले उसने एक प्रोजेक्ट पूरा किया था, जिसके बाद कंपनी ने उसकी सैलरी बढ़ाकर 13,000 कर दी थी। उस समय उसे लगा था कि उसकी मेहनत सफल हुई, लेकिन अब चिनशियू की सैलरी सुनकर उसे थोड़ा पीछे रह जाने का एहसास हुआ। चिनशियू ने पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? शेन वुफेंग ने मन ही मन खुद को समझाया, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हारी दोस्त को इतनी अच्छी जॉब मिली है, तुम्हें खुश होना चाहिए। उसने अपना मूड ठीक किया और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिली है, सैलरी मिलने के बाद मुझे डिनर जरूर खिलाना। चिनशियू हंस पड़ी, बिल्कुल, सैलरी मिलते ही मैं ट्रीट दूंगी। तुम्हें और तुम्हारे कजिन दोनों को बुलाऊंगी। रात के 10 बजे लिनफे अपने कमरे में सोने जा चुका था। तभी उसके फोन पर वीचैट मैसेज आया। बाइशी का मैसेज था, बॉस, आज मैंने शॉप के लिए एक क्लर्क हायर किया है। लिनफे ने मैसेज पढ़कर सोचा, आखिर बाइसी धीरे धीरे काम में सेटल हो रही है। शॉप अब पहले से ज्यादा बिजी हो गई है, अकेले उसके लिए संभालना मुश्किल हो रहा होगा। उसने रिप्लाई किया, ठीक है, मुझे पता है, शॉप के सारे काम तुम संभालो, ऐसी छोटी छोटी बातों की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड्स बाद बाइशी का फिर मैसेज आया, बॉस, एक और बात है, शॉप का सामान लगभग खत्म होने वाला है। मैंने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया है, वो लोग कल शाम तक सामान डिलीवर कर देंगे। लिनफे ने जवाब दिया, ठीक है, कल मैं शॉप आ जाऊंगा। गुड नाइट बॉस। लिनफे ने मैसेज पढ़कर फोन रख दिया। वह मन ही मन बुदबुदाया, फ्लावर शॉप का सामान अब पहले से भी तेज बिक रहा है। अभी तो महीने का अंत भी नहीं आया, लगता है जल्द ही फिर से रिप्लेनिशमेंट करना पड़ेगा। उसने फोन बेडसाइड टेबल पर रखा, कमरे की लाइट्स बंद की, बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद करके सो गया। रोंगचेंग के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबर्ब्स की ओर जाने वाली एक सड़क आज काफी लाइवली थी। सड़क के दोनों तरफ लगे पेड़ों की छाया के नीचे लोगों की आवाजाही लगातार जारी थी। लिनफे एक शेयर्ड बाइसिकल चला रहा था। वह बिना रुके आगे बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि कई टूरिस्ट ग्रुप बसेस
उसके पास से गुजर रही थी। समर आ चुका था और उसके साथ ही टूरिस्ट सीजन भी शुरू हो गया था। रोंगचेंग खुद भी एक टूरिस्ट सिटी था। यहाँ कार्स बहुत थी, लोग बहुत थे और सबसे जरूरी डिलिशियस फूड भी बहुत था। हॉट पॉट ग्रिल्ड फिश। जब लिनफे रेस्टोरेंट से भरी एक सड़क पार कर रहा था तो कुछ देर के लिए उसका मन हुआ कि यहीं रुक जाए। लेकिन जब उसे याद आया कि थोड़ी देर में सेलिब्रेशन पार्टी में पहुंचना है तो उसने खुद को फिर से मोटिवेट किया। पहले थोड़ा हंग्री रहो, बाद में ज्यादा खा पाओगे। शहर से दूर सबर्ब्स में एक शांत जगह थी। चारों तरफ माउंटेन्स और रिवर्स थे और एनवायरनमेंट बेहद शांत और अलग महसूस हो रहा था। यह जगह एक फार्म हाउस जैसे वेजिटेबल गार्डन की तरह दिखती थी। चारों ओर वाइन्स लगी हुई थी लेकिन उन पर ग्रेप्स नहीं थे। रोंगचेंग सुपर पावर एडमिनिस्ट्रेशन सेलिब्रेशन पार्टी, यही जगह है। लिनफे ने शेयर्ड बाइसिकल पार्क गेट पर खड़े होकर अंदर देखा। अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। वेजिटेबल गार्डन का एरिया काफी बड़ा था। चारों ओर ग्रास फेंसेस और वाइन्स लगी हुई थी जिससे बाहर से अंदर का दृश्य दिखाई नहीं देता था। एनवायरनमेंट बंद था लेकिन हवा बहुत फ्रेश थी। ऐसी जगह सेलिब्रेशन बैंक्वेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। वेलकम। लिनफे जैसे ही अंदर गया, बाईं ओर मुड़ते ही उसने देखा दो चौंगसम पहने हुए सुंदर महिलाएं खड़ी थी। उन्होंने हल्का मेकअप किया हुआ था और उनके चेहरे पर बहुत वार्म स्माइल थी। दोनों ने हल्का झुककर उसका स्वागत किया। लिनफे ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसने उन्हें ठीक से देखा भी नहीं। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ दो शब्द थे, खाना। दोपहर के लगभग 1 बजे थे। लिनफे शेयर्ड बाइसिकल चलाकर यहां तक आया था, इसलिए उसे काफी भूख लगी हुई थी। जब इंसान बहुत हंग्री होता है तो बाकी सारी टेम्पटेशंस अपने आप ही पीछे हट जाती हैं। चोंगसम पहने मह के गाइड करने पर लिनफे उस जगह पहुंचा जहां इन्वेस्ट इस वताहा का सीन काफी लाइवली था। फर्स्ट टाउन की बैटल में शामिल होने वाले लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे। लोग 2-3 के ग्रुप्स में खड़े होकर खाना खा रहे थे और वेजिटेबल गार्डन के एक कोने में तो कंपटीशन के लिए एक रिंग भी बनाया गया था। और इस समय वहां सच में कुछ लोग स्पैरिंग भी कर रहे हैं। लिनफे फूड पिकिंग एरिया में गया और खाना चुनने लगा। जब उसने वहां रखे फूड्स की वैरायटी देखी तो उसे लगा कि आज यहां आना बिल्कुल सही फैसला था। खाना चुनने के बाद लिनफे अपनी डिनर प्लेट लेकर बैठने की जगह ढूंढने लगा। एक सीट मिलने के बाद वह बैठ गया और बिना किसी हेजिटेशन के खाने पर टूट पड़ा। वेजिटेबल गार्डन के सेंटर में शे यूरोंग कुछ फॉरेन इन्वेस्टिगेटर्स को होस्ट कर रही थी। ये लोग खांटर के सेकंड टाउन से आए थे। सेकंड टाउन की बैटल के बाद वहां फिलहाल टेम्पररी पीस था। इस दौरान अलग अलग देशों से जो फाइटर्स सपोर्ट देने गए थे उन्हें कुछ समय की वेकेशन दी गई थी। वे चाहे तो अपने देश वापस जा सकते थे या किसी दूसरे देश में घूमने जा सकते थे। शी यूरोंग जिन फॉरेन गेस्ट्स को होस्ट कर रही थी, उन्होंने वेकेशन के लिए चाइना आने का फैसला किया था। गेस्ट आखिर गेस्ट होता है और अभी सभी लोग एक ही कैंप के एलाइज थे। इसलिए रोंगचेंग की लोकल लीडर होने के नाते शेयूरोंग का उनका अच्छा रिसेप्शन करना स्वाभाविक था। एक यूरोपियन इन्वेस्टिगेटर एबल ने पूछा, डायरेक्टर शे, क्या मिस्टर लिन फे आज इस बैंक्वेट में आए हैं? शियूरोंग ने हनशुए की ओर देखा। हनशुए ने हल्का सिर हिलाकर संकेत दिया। तब शियूरोंग ने कहा, हाँ, वह पहले ही आ चुके हैं। मिस्टर लिनफे का फर्स्ट टाउन की बैटल में जो रिकॉर्ड रहा है वह हर टाउन में फैल चुका है। मैं हमेशा से इतने यंग और पावरफुल व्यक्ति से मिलना चाहता था। क्या डायरेक्टर शाय मुझे उनसे मिलवा सकती हैं? शियूरोंग ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मिस्टर अबेल, कृपया मेरे साथ आइए। हंशे आगे रास्ता दिखाने लगी। उसके पीछे शियूरोंग और बाकी फॉरेन गेस्ट चल पड़े। इसी समय 4 लोग प्लेट्स लेकर लिनफे की टेबल के पास आए। लिनफे ने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम लोग। आए हुए 4 लोग थे, जी शाओ शाओ, चंगलिंग, सनबिन। उन्होंने प्लेट्स टेबल पर रखी और बैठ गए। लिनफे ने पूछा, क्या यह जगह एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो की है? ने सिर हिलाया। नहीं, यह वेजिटेबल गार्डन सायोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का बेस है। चेंगलिंग ने कहा, मैंने सुना है कि यहां मुख्य रूप से लिंगजी पर रिसर्च होती है। वांग चाओ हंसते हुए बोला, सेक्रेटरी हान ने इंस्टीट्यूट से यह वेन्यू बोरो किया है और इस ब्यूटीफुल प्लेस के अप्रूवल पर मेरे फादर की भी मुहर है। सनबिन चुपचाप प्लेट का खाना खाता रहा और उनकी बातें सुनता रहा। चेंगलिंग ने अचानक कहा, मैंने सुना है कि ऊपर से यह इन्फ्रेंस निकाला गया है कि इस बैटल के बाद फर्स्ट टाउन में लंबे समय तक कोई लार्ज स्केल बैटल नहीं होगी।
वह लिन फे की ओर देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि लिन फे इसकी पुष्टि करेगा। मुस्कुराया। हाँ, ऐसी स्पेकुलेशन है और मुझे भी यही लगता है। इस बार एनिमी को इतना बड़ा लॉस हुआ है कि अगर उनका लीडर नॉर्मल दिमाग का है तो वह जल्दी दोबारा अटैक नहीं करेगा। ये कहते हुए लिन फे को उस पिगहेड लॉर्ड की याद आई जिसे उसने हराया था। उस बैटल के बाद जब जब उन्हें पता चलेगा कि ब्लू स्टार की तरफ भी लॉर्ड लेवल पावर हाउस है और वह उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वे इतनी आसानी से इन्वेजन नहीं करेंगे। लिन तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। हन शे, डायरेक्टर शे। उसने दोनों को देखकर ग्रीटिंग दी। बाकी फॉरेन गेस्ट्स को उसने लगभग इग्नोर ही कर दिया। सीयूरोंग ने कहा, लिन फे, ये सेकंड टाउन से आए कम्बैटेंट्स हैं। अभी वहां टेम्पररी पीस है, इसलिए ये लोग टूर के लिए चाइना आए हैं। इन्होंने फर्स्ट टाउन की बैटल में तुम्हारा रिकॉर्ड सुना है। ये तुमसे मिलना चाहते थे। लिन फे ने शिष्टाचार के लिए खड़े होकर कहा, हेलो। उनमें से एक व्यक्ति आगे आया। वह एबल था। इस साल उसकी उम्र 32 साल थी। वह एक कल्टिवेटर था और यूरोप का यंगेस्ट फोर्थ स्टेज बिगिनर माना जाता था। जब उसने सुना कि फार ईस्ट में कोई 20 साल के आसपास का युवक फोर्थ स्टेज मिड लेवल एनिमीज को मार सकता है, तो वह उससे मिलने के लिए उत्सुक हो गया। एबल ने कहा, हेलो मिस्टर लिनफे, मेरा नाम एबल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको आपत्ति न हो। क्या सवाल है? अबल ने गंभीरता से पूछा। आप इतनी कम उम्र में फोर्थ स्टेज मिड लेवल एनिमीज को मारने लायक ताकत कैसे हासिल कर? आप कल्टिवेशन कैसे करते हैं? जैसे ही यह सवाल पूछा गया, आसपास बात कर रहे कई लोग अचानक चुप हो गए। सबके कान उसी दिशा में लग गए। रोंगचेंग में इतने पावरफुल व्यक्ति का होना पहले से ही चर्चा का विषय था, और अब जब वह व्यक्ति खुद सामने था, हर कोई जानना चाहता था, आखिर प्रैक्टिस कैसे करता है? अगर मैं कहूं कि मैंने एक सामान्य इंसान की तरह प्रैक्टिस की और पता ही नहीं चला कब मेरे पास आज की ताकत आ गई, तो क्या वह सोचेगा कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूं? लिन फेई कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने एबल की ओर देखकर कहा, सब लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज के जरिए फिजिकल स्ट्रेंथ और साइकिक एनर्जी को कंज्यूम करके प्रैक्टिस की जाती है। मेरे पास कोई खास कल्टीवेशन मेथड नहीं है। साइकिक एनर्जी अवेकन होने के बाद से मैं बस सामान्य तरीके से बॉडी ट्रेनिंग करता रहा हूं। अगर कोई ट्रिक है तो वह है हाई कंसंट्रेशन। मुझे लगता है कि इससे कल्टीवेशन एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसा है। आपके जवाब के लिए धन्यवाद, एबल ने जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की निराशा थी, क्योंकि लिनफे की बात बहुत सामान्य लगी। लिनफे मुस्कुराया और फिर से खाना खाने ही वाला था कि एबल ने फिर कहा, मिस्टर लिनफे, अगर आपको बुरा न लगे, क्या आप मेरे साथ स्पैरिंग करेंगे? ये लिनफे थोड़ा हिचकिचाया। फिर उसने शेयूरोंग की ओर देखा। सीयूरोंग ने हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया। एबल ने ईमानदारी से कहा, प्लीज मिस्टर लिनफे। लिनफे ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है। सेकंड टाउन से आए फोर्थ स्टेज अर्ली कल्टिवेटर एबेल रोंगचेंग के लिनफे से स्पैरिंग करना चाहता है। यह खबर बहुत जल्दी फैल गई। कुछ ही देर में साइनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बेस के एक कोने में बने ओपन एरिया में दोनों आमने सामने खड़े थे। यह वही जगह थी जहां पहले स्पिरिट प्लांट्स पर रिसर्च होती थी। लिनफे का एक्सप्रेशन बिल्कुल रिलैक्स था। वह एबल को शांत नजरों से देख रहा था। एबल का चेहरा गंभीर था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर लिनफे, कृपया मुझे गाइडेंस दीजिए। इतना कहते ही बैंग, उसके पैरों के नीचे जमीन जोर से गूंजी। एबल अचानक उछला और अपने घुटने से सीधा अटैक किया। इसी समय उसके भौहों के बीच हल्की गोल्डन ऑरा चमकी और तुरंत पूरे शरीर में फैल गई। लिनफे आगे बढ़ा। उसने बाएं हाथ से एबल के नी अटैक को ब्लॉक किया और उसी पल दाएं हाथ की हथेली उल्टकर सीधे उसके चेस्ट पर पाम स्ट्राइक मारी। बूम, जैसे कोई बड़ा घंटा बजा हो। एबल पीछे की ओर उड़ गया। वह जमीन पर रोल करता हुआ अपनी बॉडी बैलेंस करके फिर खड़ा हो गया। लिनफे तुरंत आगे बढ़ा। एबल अभी बैलेंस बना ही रहा था कि लिनफे ने लगातार नी और एल्बो अटैक्स शुरू कर दिए। कुछ ही सेकंड्स में दर्जनों मूव्स हो गए, लेकिन अचानक एबल की आंखों में नीली रोशनी के बीच लाल चमक दिखाई दी, और फिर लिनफे के सारे अटैक्स वह आसानी से अवॉइड करने लगा। ये देखकर स्पेक्टेटर्स थोड़े हैरान हो गए। अचानक लिनफे उसके कपड़ों तक को छू नहीं पा रहा था। कई लोगों को लगा शायद लिनफे जानबूझकर फॉरेन गेस्ट को फेस दे रहा है। शियोरोंग ने ध्यान से देखा और तुरंत समझ गई, कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि एबल पहले से लिनफे के एक्शंस को प्रिडिक्ट कर पा रहा है।
उधर फील्ड में एबल ने तेज हवा के साथ एक स्ट्रेट पंच लिनफे के चेस्ट की ओर मारा। लिनफे ने हाथ घुमाकर अटैक को हटा दिया, लेकिन उस पंच की ताकत उसने साफ महसूस की। इस विदेशी की ताकत कम नहीं है, लिनफे ने सोचा। फोर्थ स्टेज अर्ली कल्टिवेटर होने के बावजूद इतनी पावर होना सच में अनकॉमन था। लिनफे ने घूमकर एक किक मारी, लेकिन एबल पहले से अलर्ट था। उसने उसी किक की मोमेंटम का इस्तेमाल करके पीछे जंप कर लिया। लिनफे मुस्कुराया। लगता है तुम पहले से मेरे अटैक्स प्रिडिक्ट कर सकते हो। यह कौन सी एबिलिटी है? एबल ने कहा, अभी नहीं बता सकता, डिस्कशन खत्म होने के बाद बताऊंगा। लिनफे ने गर्दन घुमाई और शांत आवाज में बोला, तुम्हें पता है, हालांकि तुम्हारी एबिलिटी मेरे अटैक्स प्रिडिक्ट कर सकती है, लेकिन इसमें एक फेटल वीकनेस है। वह ये कि एबल की प्यूपल्स अचानक सिकुड़ गई। वह तुरंत नीचे झुका, रोल किया और फिर उछलकर खड़ा हो गया। लेकिन बूम, लिनफे की बॉडी हल्की सी हिली। उसकी जगह एक आफ्टर इमेज रह गया। अगले ही पल वह एबल के सामने प्रकट हुआ और एक सॉलिड किक मार दी। एबल कैनन बॉल की तरह उड़ गया। वह दूर जाकर जमीन पर गिरा और स्पेशल सिरेमिक टाइल्स वाली जमीन टूटकर गड्ढा बन गया। लिनफे मुस्कुराया। अगर अटैक स्पीड तुम्हारी डेंजर वार्निंग एबिलिटी से ज्यादा तेज हो जाए तो तुम रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे। एबल जमीन से खुद को बाहर निकालते हुए खड़ा हुआ। उसने हाथ घुमाए और हंसते हुए कहा, जैसा उम्मीद थी, आप सच में फोर्थ स्टेज मिड लेवल एनिमीज को मारने वाले पावर हाउस हैं। वार्म अप खत्म हुआ, अब मैं सीरियस होने वाला हूं। इस बार एबल खुद आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल लिनफे पहले ही मूव कर चुका था। उसकी फिस्ट्स तूफानी बारिश की तरह एबल के फेस पर बरसने लगी। चेंगलिंग ने मैदान के बाहर कहा, लिनफे बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखा रहा। यह फॉरेन गेस्ट तो बुरी तरह पिटने वाला है। शाओ शाओ ने तुरंत कहा, उसने खुद लिनफे को चैलेंज किया है। अब पिटे तो इसमें किसी और की गलती नहीं। बैंग बैंग, लगातार पंचेस की आवाज गूंजने लगी। हर पंच पहले से तेज और भारी था। एबल की आंखों के सामने लगातार फिस्ट चमक रहे थे। सभी के सामने यह पूरी तरह वन साइडेड बीटिंग बन गई। लिनफे लगातार अटैक कर रहा था। एबेल कभी जंप कर रहा था, कभी रोल करके बच रहा था, कभी कभी वह काउंटर अटैक करता। लेकिन एक दो मूव्स के बाद ही लिनफे उसे दबा देता और फिर से पंचेस की बारिश शुरू हो जाती। बूम, लिनफे ने एबल के क्रॉस्ड आर्म्स को पंच से हटाया, फिर उसकी चेस्ट पर पाम स्ट्राइक मारी। एबेल पीछे उड़ गया, लेकिन लिनफे ने हवा में ही उसका एंकल पकड़ लिया और उसे जोर से वापस खींच लिया। फिर एक और वायलेंट कॉम्बो शुरू हो गया। पंचेस लगातार उसके चेस्ट, एब्डोमेन और फेस पर गिर रहे थे। इतने डेंस अटैक्स कि एबल खड़ा तक नहीं रह पा रहा था। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटता जा रहा था। स्पेक्टेटर्स एक्साइटेड हो गए। वाह, बहुत ब्रूटल है, कम से कम गेस्ट को थोड़ा फेस तो दो। तभी बूम, एक जोरदार आवाज गूंजी। सबने देखा, लिन फेई ने एबल के घुटनों पर पंच मारा। जमीन पर दो गहरे गड्ढे बन गए। एबल जोर से चिल्लाया, "हा!" उसके शरीर पर फैली ऑरा अचानक तेज हो गई। लिन फेई पीछे हट गया और दूरी बना ली। वह देखना चाहता था कि एबल अब क्या करेगा। हालांकि वह अभी भी उसे तुरंत हरा सकता था, लेकिन आखिरकार एबल एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो का गेस्ट था। इसलिए लिन फेई ने सोचा, उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका देना चाहिए। एबल धीरे धीरे जमीन से उठकर खड़ा हुआ। वह जानता था कि लिन फेई उससे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली। अब वह अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करने लगा। उसकी चेस्ट धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगी। फिर अचानक जोरदार हवा जमीन पर फैल गई। हर सांस के साथ हवा में तेज हलचल होने लगी। उसके शरीर की साइकिक एनर्जी लगातार बढ़ने लगी। फोर्थ स्टेज अर्ली की पावरफुल ऑरा चारों ओर फैल गई, इतनी कि आसपास खड़े स्पेक्टेटर्स भी दबाव महसूस करने लगे। करीब 10 सेकंड बाद एबल का चेहरा लाल पड़ने लगा। उसकी गर्दन, हाथों और खुले हुए शरीर की त्वचा भी खून जैसी लाल हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे उबला हुआ केकड़ा। ठक ठक, एबल का दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई लगातार ढोल बजा रहा हो। अगर कोई आम इंसान होता तो इतनी तेज हार्ट बीट में शायद उसका दिल ही फट जाता और वो वहीं मर जाता। अपनी दूसरी अवेकेंड एबिलिटी एक्टिवेट करने के बाद एबल के शरीर में खून ऐसे दौड़ रहा था जैसे बांध टूटने के बाद बाढ़ उमड़ पड़ती है। उसकी नसों में खून जोर से बह रहा था। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोया हुआ एलियन बीस्ट अचानक जाग उठा हो। उसकी त्वचा पर नीली नसें उभर आईं। पूरा शरीर एक्सप्लोसिव पावर से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। क्रैक, अचानक सख्त जमीन फट गई। एबल तीर की तरह आगे निकला।
दौड़ते समय उसने अपनी मुट्ठी कस ली। ऐसा लगा जैसे हवा भी उसकी मुट्ठी में दब गई हो और एक भारी आवाज गूंज उठी। थम। लिनफे को ऐसा लगा जैसे उसने किसी सुपरसोनिक फाइटर जेट की गर्जना सुनी हो। एबल का पंच आवाज की स्पीड से भी तेज निकल चुका था। पहले एक हल्की आवाज आई, फिर तुरंत उसके बाद तोप के गोले जैसी जोरदार टक्कर की आवाज गूंज उठी। बहुत से लोग ये सीन देख ही नहीं पाए। कुछ लोग इतने ताकतवर नहीं थे और कुछ की आंखें इतनी तेज मूवमेंट पकड़ ही नहीं सकी। लेकिन आवाजों के बदलाव से सब समझ गए। आखिरी धमाका दोनों के टकराने से हुआ था। धड़ाम। शॉकवेव ने जमीन पर बिछी स्पेशल फ्लोर टाइल्स को उखाड़ दिया। जमीन धंस गई और करीब 10 मीटर के डायमीटर का एक गोल इलाका बन गया। उस गोल एरिया के अंदर अब सिर्फ नंगी जमीन बची थी। सारी टाइल्स गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद उठता हुआ धुआं धीरे धीरे छंट गया। हा हा हा। एबल जमीन पर बैठा हुआ तेज तेज सांस ले रहा था। उसका दाया हाथ ढीला लटक रहा था। अभी जो उसने पूरी ताकत से हमला किया था, उसकी वजह से उसकी पूरी आर्म, यहां तक कि हथेली की हड्डियां भी टूट चुकी थीं। लिनफे ने अपना थोड़ा दर्द करता हुआ मुट्ठी हिलाया। फिर जमीन पर बैठे एबल को देखकर बस हंसी के साथ बोला, यह तो बस स्पार था। तुमने जरूरत से ज्यादा जोर लगा दिया। पीले पड़े चेहरे के साथ एबल बोला, मैं बस अपनी ताकत की लिमिट जानना चाहता था। आपके साथ इस लड़ाई के बाद अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ पल चुप रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह विदेशी इतना डेडिकेटेड कल्टिवेटर निकलेगा। उसने एबल की घायल आर्म देखी, फिर कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके पास आकर लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी इस्तेमाल की। पहले टाउन में जब उसने बड़ी संख्या में घायल फाइटर्स का इलाज किया था, तब से सभी इन्वेस्टिगेटर्स जानते थे कि लिनफे के पास हीलिंग एबिलिटी है। इसलिए अब उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि एबल की हथेली और हाथ की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी के इलाज से कुछ ही सेकंड में वे फिर से अपनी ओरिजिनल हालत में लौट आई। ये देखकर एबल एक बार फिर लिनफे की ताकत से चौंक गया। मिस्टर लिनफे, आपकी हीलिंग पावर मेरी जिंदगी में देखी गई सबसे तेज हीलिंग एबिलिटी है। लिनफे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस ठीक ठाक है, इतनी खास भी नहीं। हालांकि अब सब लोग एक ही कैंप में थे, लेकिन ये विदेशी मेहमान फिर भी आउटसाइडर थे। इसलिए मैदान के बाहर खड़े लोग अपने आदमी की जीत देखकर बहुत खुश थे। एक हाई लेवल बैटल देखने के बाद सेलिब्रेशन बैंकेट का माहौल पहले से भी ज्यादा जोशीला हो गया। ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। शाम होते ही गर्मियों की तेज गर्मी भी कम होने लगी। उसी समय लिन फे की फ्लावर शॉप के सामने कई बड़े ट्रक्स आकर रुके। बाइशी और चिंशियू बाहर की आवाज सुनकर दुकान से बाहर आईं। ट्रक का ड्राइवर बाइशी का पुराना जानकार था। गाड़ी से उतरकर वो मुस्कुराते हुए बोला, मिस बाय, आपने जो कल ऑर्डर किया था, सारा सामान ले आया हूं। अभी अनलोड कर देते हैं। बाइशी मुस्कुराई और सिर हिलाया। थैंक्स, मास्टर चेन। चिंशियू एक तरफ खड़ी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। ड्राइवर के आदेश देने पर सभी ट्रक्स के दरवाजे खुल गए। वर्कर्स ऑर्डरली तरीके से सामान उतारने लगे। करीब 40 मिनट बाद फ्लावर शॉप के लिए मंगाए गए सारे पॉटेड प्लांट्स वेयरहाउस के सेकंड फ्लोर पर पहुंचा दिए गए। ड्राइवर ने पेमेंट साइन करवाई। ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद वो बहुत खुश था। वो अपने कॉलीग को लेकर चला गया और जाते जाते कह रहा था कि आज रात उसकी तरफ से ट्रीट है। चिनशियू ने अभी अभी आए पॉटेड प्लांट्स को ध्यान से चेक किया और वो हैरान रह गई, क्योंकि ये सारे प्लांट्स साधारण पौधे थे। दुकान में बिकने वाले स्पिरिचुअल प्लांट्स नहीं। उसके मन में सवाल उठने लगे। वो बाइशी के पास आई और बोली, बाइशी, हमारी दुकान तो स्पिरिचुअल प्लांट्स बेचती है ना, फिर हम नॉर्मल प्लांट्स क्यों मंगा रहे हैं? बाइशी मुस्कुराई और बोली, अभी ये तुम्हें नॉर्मल प्लांट्स लग रहे हैं, लेकिन जब बॉस आएंगे तो ये सब वही स्पिरिचुअल प्लांट्स बन जाएंगे जो हम बेचते हैं। क्या? चिनशियू का चेहरा हैरानी से भर गया। ये बात उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। उसे हमेशा लगता था कि शॉप ओनर किसी खास चैनल से स्पिरिचुअल प्लांट्स खरीदता है और फिर दुकान में बेचता है। लेकिन यहाँ तो ऑर्डिनरी प्लांट्स को ट्रांसफॉर्म करके स्पिरिचुअल प्लांट्स बनाया जा रहा था। यहाँ तो 3000 प्लांट्स हैं। चिंशियू ने हैरानी से पूछा, क्या बॉस इन्हें खत्म कर पाएंगे? बाइशी ने हंसते हुए कहा, बहुत जल्दी। हर बार बॉस को इन्हें ट्रांसफॉर्म करने में 10 या 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। चिंशियू मन ही मन सोचने लगी, कैसी टेक्नोलॉजी है ये जो इतने कम समय में इतने सारे ऑर्डिनरी प्लांट्स को स्पिरिचुअल प्लांट्स में बदल सकती है।
अब उसे फ्लावर शॉप के बॉस से मिलने का और भी इंतजार होने लगा। वेलकम। बाईशी ने दुकान में आए कुछ कस्टमर्स का स्वागत किया। चिंशियू भी होश में लौटी और कस्टमर्स को रिसीव करने लगी। शाम के 5:15 पर जब आखिरी कस्टमर भी सामान लेकर चला गया, बाईशी ने चिंशियू से कहा, चिंशियू, तुम यहां देखो, मैं सेकंड फ्लोर से कुछ गुड्स लेकर आती हूं। ठीक है, आप जाइए, ने सिर हिलाया। जैसे ही बाईशी सेकंड फ्लोर पर गई, उसी समय एक नौजवान दुकान में अंदर आया। वेलकम। चिंशियू ने उसे ग्रीट किया। उसकी आवाज सुनकर वो युवक एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने चिंशियू को ध्यान से देखा। लिनफे ने जल्दी ही अपनी नजर हटा ली। उसने सिर हिलाया और पूछा, दुकान का ऑर्डर डिलीवर हो गया? लिनफे का सवाल सुनकर चिंशियू थोड़ी देर के लिए चौंक गई, लेकिन वो समझदार लड़की थी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार चमका और उसने तुरंत सामने खड़े युवक की पहचान समझ ली। उसे देखते हुए उसने जवाब दिया, हाँ, डिलीवरी हो चुकी है। लिनफे ने सिर हिलाया, फिर कैजुअली पूछा, बाई सी कहाँ है? बाई सी सेकंड फ्लोर पर है। कुछ शेल्व्स खाली हो गए थे, इसलिए वो गुड्स लेने गई है। फे ने हल्के से ओह कहा, फिर सीधे सेकंड फ्लोर की ओर चल पड़ा। चिंशियू उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। ये युवक, जो किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसा दिखता है, असल में इस फ्लावर शॉप का ओनर है और वो खाली हाथ सेकंड फ्लोर पर जा रहा है। आखिर वो किस तरीके से उन ऑर्डिनरी प्लांट्स को स्पिरिचुअल प्लांट्स में बदल देता है? चिंशियू बहुत क्यूरियस थी। वो सेकंड फ्लोर पर जाकर लिनफे को काम करते हुए देखना चाहती थी, लेकिन फिलहाल फर्स्ट फ्लोर पर दुकान संभालने के लिए उसके अलावा कोई और नहीं था। जब बैशी एक कमरे से 2 गमलों में लिंजी लेकर बाहर आई और नीचे जाने ही वाली थी, तभी उसकी मुलाकात लिनफे से हो गई, जो अभी अभी फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आया था। बॉस, आप आ गए? बैशी ने हैरानी से पूछा। हाँ, लिनफे ने हल्के से सिर हिलाया। इसके बाद वह सीधे उस कमरे में चला गया जहां नए आए हुए प्लांट्स रखे हुए थे। कमरे में पहुंचते ही उसने लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन ऑर्डिनरी प्लांट्स को ट्रांसफॉर्म करने लगा। बाईसी ने देखा कि लिनफे काम में बिजी हो गया है, इसलिए उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और चुपचाप मुड़कर नीचे चली गई। जब वह फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची, तो उसने देखा कि चियू अभी भी कैश काउंटर के पास बैठी हुई है। बाईशी को देखते ही चिंशियू तुरंत उठकर बाहर आ गई। बाईशी, मैं सेकंड फ्लोर पर जाकर देखना चाहती हूं। बाईशी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। देखना? क्या देखना है वहां? लेकिन चिंशियू तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। जैसे ही वह सेकंड फ्लोर पर पहुंची, उसे वही सायोनिक एनर्जी फ्लक्चुएशन और साफ महसूस होने लगी, जिसे उसने पहले फर्स्ट फ्लोर पर हल्का सा महसूस किया था। वह धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची जहां लिनफे था। फिर उसने हल्का सा सिर अंदर झांका और अगले ही पल उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। चेहरे पर फिर से वही हैरानी छा गई। कमरे के अंदर सैकड़ों गमलों में लगे ऑर्डिनरी प्लांट्स सफेद रोशनी से घिरे हुए थे। समय के साथ साथ साफ महसूस हो रहा था कि ये ऑर्डिनरी प्लांट्स धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्लांट्स में बदल रहे हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर कमरे के सारे प्लांट्स ट्रांसफॉर्म होकर स्पिरिचुअल प्लांट्स बन गए। हालांकि लिनफे की नजर में उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। उनसे निकलने वाली साइकिक एनर्जी की एफिशिएंसी भी थोड़ी कम थी। लेकिन छोटी छोटी चीजों का अक्यूमुलेशन मिलकर बड़ी मात्रा बनाता है। इसलिए थोड़ी ही देर में कमरे के अंदर साइकिक एनर्जी की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ गई कि आम कल्टीवेटर्स के लिए वो एक बेहतरीन कल्टीवेशन एनवायरनमेंट बन गया। एक बैच का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करने के बाद लिनफे ने लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी बंद कर दी। फिर उसने सिर घुमाया और दरवाजे पर खड़ी नई एम्प्लॉई चिंशियू को देखा। तुम्हें क्या काम है? लिनफे ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, ने जल्दी से कहा। लिनफे कमरे से बाहर निकल आया। दरवाजे पर खड़ी चिंशियू तुरंत एक तरफ हट गई ताकि उसका बॉस बाहर जा सके। लिनफे ने कहा, अगर कोई काम नहीं है तो नीचे चली जाओ। उसे कोई पसंद नहीं था कि कोई उसे इस तरह घूर कर देखे। ठीक है। चिंशियू ने सिर हिलाया और नीचे उतरने लगी। जब वह सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि लिनफे का हाथ फिर से सफेद रोशनी से चमक रहा था और उस रोशनी ने कमरे में रखे बाकी ऑर्डिनरी प्लांट्स को भी घेर लिया था। चिंशियू के मन में एक ही विचार घूम रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुकान में जो लिंगजी बाहर बेचे जाते हैं, वो इस तरह बनाए जाते हैं। ये तो सच में अविश्वसनीय है। हजारों ऑर्डिनरी प्लांट्स को स्पिरिचुअल प्लांट्स में बदल देना।
वो भी बिना किसी मैजिकल टूल के, सिर्फ अपनी एबिलिटी से। अगर मैंने ये अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो मैं कभी विश्वास नहीं करती कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है। ऐसा सोचते हुए चिनशियू धीरे धीरे नीचे उतर गई। समय बहुत जल्दी बीत गया। थोड़ी ही देर में लिन फेई ने हजारों गमलों में लगे अलग अलग फूलों को स्पिरिचुअल प्लांट्स में बदल दिया। जब वह फर्स्ट फ्लोर पर नीचे आया, तब तक दुकान का तय किया हुआ ऑफ ड्यूटी टाइम भी गुजर चुका था, लेकिन बाइसी और चिनशियू अभी भी दुकान में थी। लिन फेई ने कहा, समय हो गया है, तुम दोनों घर जाओ। ठीक है, बाइसी ने सिर हिलाया, लेकिन चिनशियू वहीं खड़ी रही। वह सोच रही थी कि लिनफे के जाने के बाद ही निकले। आखिर बॉस से पहली बार मिल रही है, इसलिए उस पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहती थी। तभी लिनफे को कुछ याद आया। उसने कहा, हाँ, मैं अभी थर्ड फ्लोर पर गया था। तुम लोगों के लिए फ्रिज में कुछ फ्रूट्स रख दिए हैं। अगर समय मिले तो जाकर ले लेना। थैंक्स बॉस। बाइशी अब लिनफे के ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट्स देने की आदत डाल चुकी थी, लेकिन चिनशियू के लिए यह पहली बार था। ऐसा बॉस उसने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। वह पहले थर्ड फ्लोर पर जा चुकी थी। वहां की डेकोरेशन बहुत अच्छी थी और सभी तरह के हाउस होल्ड अप्लायंसेज मौजूद थे। बाइशी ने उसे बताया था कि बॉस ने उन्हें थर्ड फ्लोर की किचन इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी है। पहले बाइशी अकेली दुकान संभालती थी, इसलिए ऊपर जाकर खाना बनाना मुश्किल होता था। लेकिन अब चिनशियू भी आ गई थी। भविष्य में अगर वे टेक आउट ऑर्डर नहीं करना चाहे या बाहर खाना नहीं चाहे, तो उनमें से एक फर्स्ट फ्लोर पर दुकान संभाल सकती है और दूसरी थर्ड फ्लोर पर जाकर खाना बना सकती है। दुकान का सारा काम खत्म हो चुका था। लिनफे को अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह फ्लावर शॉप से निकल गया। आज उसे जोयुए से मिलना था, क्योंकि जोयुए ने कहा था कि काम खत्म होने के बाद वह लिनफे के साथ प्रैक्टिस करना चाहती है। चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित नैन्युए माउंटेन्स के अंदर एक सुनसान सा छोटा टाउन है। असल में उसे टाउन कहना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका आकार इतना छोटा है कि वह किसी गांव जैसा लगता है। वह जगह बहुत दूर और अलग थलग है। उसके पीछे पहाड़ है और चारों तरफ गहरी घाटियां। बाहर की दुनिया से जुड़ने का सिर्फ एक रास्ता है, रस्सियों और लकड़ी के तख्तों से बना एक सस्पेंशन ब्रिज। आसपास घना जंगल है। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को ढक लेते हैं। जब कोई रास्ते पर चलता है, तो उसे गीली मिट्टी की खुशबू साफ महसूस होती है। अगर ये जगह सायोनिक एनर्जी एक्सप्लोजन से पहले होती, तो बहुत से लोगों की नजर में ये एक शानदार नेचुरल सीनरी होती। यहाँ नेचर टूरिज्म भी आराम से चल सकता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब अलग थलग होना मतलब असुविधा और खतरा। चाणक्य सड़कों ने टाउन को लगभग चार हिस्सों में बांट रखा था। पूरा लेआउट किसी टिक टैक टू बोर्ड जैसा दिखता था। यहाँ 50 से भी कम घर थे। ज्यादातर छोटे सिंगल स्टोरी हाउसेस थे, जिनकी छत घास फूस की बनी थी। कुछ घर तो कई सालों से पूरी तरह abandoned पड़े थे। स्पष्ट था कि समय के साथ साथ इस जगह का आकार छोटा होता जा रहा था। टाउन के बीच का इलाका थोड़ा बेहतर था। वहां सड़क के किनारे दो मंजिला नीलींटों के घर और कुछ छोटी दुकानें थीं। जब सियोनिक्स एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ, तो प्लांट्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे और एग्जॉटिक बीस्ट्स की संख्या भी बढ़ गई। पहाड़ों में बसे इस छोटे टाउन के लोग डर गए। आखिरकार उन्होंने ये जगह छोड़ दी। टाउन पूरी तरह खाली हो गया। सामान्य हालात में ऐसी जगह जल्दी ही जंगल के एग्जॉटिक बीस्ट का ठिकाना बन जाती, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। टाउन के खाली होने के कुछ समय बाद कुछ अज्ञात लोग यहां आकर बस गए। उन्होंने इस जगह को तेजी से डेवलप करना शुरू कर दिया। सिर्फ आधे साल के अंदर बाहरी तौर पर टाउन लगभग वैसा ही दिखता रहा, लेकिन अगर कोई अंदर जाकर ध्यान से जांच करता, तो उसे पता चलता कि टाउन के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड बेस बनाया जा चुका है। मॉन्टेनेग्रो ऑर्गेनाइजेशन का वाइस चेयरमैन ली बेंजी अपने लोगों के साथ सस्पेंशन ब्रिज पार करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुआ। ब्रिज पार करने के बाद जब वह टाउन के अंदर पहुंचा, तो उसने चेक पॉइंट पर मौजूद स्टाफ से पूछा, हाल ही में बेस में कोई परेशानी तो नहीं हुई? स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, रिपोर्ट टू वाइस चेयरमैन। हाल ही में बेस में सब कुछ सामान्य है। ली बेंजी ने सिर हिलाया। फिर वह टाउन के अंदर चला गया। उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को आराम करने के लिए भेज दिया और खुद अकेला ऑर्गेनाइजेशन के बॉस से मिलने चला गया। उस बॉस का नाम था चेयरमैन चेन डुइंग। टाउन के बीच में पहुंचकर उसने एक नई बनी 2 मंजिला बिल्डिंग देखी। वह अंदर गया और सीढ़ियां चढ़कर सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। दूसरी मंजिल पर कोई छोटे छोटे कमरे नहीं थे।
पूरा फ्लोर एक बड़े हॉल की तरह बना हुआ था। हॉल के बीचों बीच एक महंगी महोगनी डेस्क रखी थी। डेस्क के पीछे एक लेदर सोफा था। बाहर मौसम बहुत गर्म था, लेकिन अंदर एयर कंडीशनिंग इतनी अच्छी थी कि पूरा कमरा ठंडी ऑटम जैसी ठंडक दे रहा था। लेदर सोफा पर बैठे ब्लैक माउंटेन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन चेन डुइंग लगभग 55-60 साल के एक मिडिल एज्ड आदमी थे। उनका कद लंबा था, शरीर मजबूत और चेहरा सख्त। इस समय उन्होंने अपनी उंगलियां आपस में फुसा रखी थीं और बिना किसी भाव के कमरे में अंदर आते ली बेंजी को देख रहे थे। आ गए? चेंडुइंग ने पूछा। इस बार तुम खुद बेस वापस आए हो, कोई खास बात है? ली बेंजी ने संक्षेप में कहा, ट्रेटर को पकड़ना है। ट्रेटर? चेंडुइंग की भौहें सिकुड़ गई। कौन है ट्रेटर? ली बेंजी ने सीधे जवाब दिया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का वूकन। यह नाम सुनकर चेंडुइंग की आंखों में हल्की सी असहजता चमकी। वह जानते थे कि ली बेंजी और वूकान के बीच पहले से ही मतभेद रहते थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, एविडेंस है? हाँ, हाल ही में जो हमारे बेसिस नष्ट हुए हैं, उन सब जगहों पर वूखान पहले जा चुका था। और जिस मिशन के लिए हमने हो विलेज को चाइना भेजा था, उसकी मौत अब कंफर्म हो चुकी है। उसकी लोकेशन भी वूखान को ही पता थी। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई। चेन डुइंग मेज पर अपनी उंगलियों से धीरे धीरे टप 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 करते हुए सोचने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने सिर हिलाया। यह सिर्फ तुम्हारा शक है, इसे एविडेंस नहीं माना जा सकता। केवल इस आधार पर वूकैन को ट्रेटर नहीं कहा जा सकता। ली बेंजी पहले से जानता था कि यह बात इतनी आसानी से साबित नहीं होगी। वह एक कदम पीछे हटते हुए बोला, फिलहाल सबसे ज्यादा शक उसी पर है। अगर आप उसे गिरफ्तार करने का समर्थन नहीं करते, तो कम से कम उसे उसकी वर्तमान पोजीशन से ट्रांसफर कर दीजिए। चेन डुइंग ने कहा, समझ गया, इस मामले पर मैं विचार करूंगा। उन्होंने तुरंत कोई फैसला नहीं दिया। लिबेंजी ने गंभीर स्वर में कहा, चेयरमैन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कई देशों के पावर मैनेजमेंट ब्यूरो ने घेर रखा है। कई बेसिस नष्ट हो चुके हैं और हमारी ताकत काफी कम हो गई है। ऐसे असामान्य समय में हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। चंडिंग ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे पता है, वू खान के मामले पर मैं सोचूंगा। फिर उन्होंने विषय बदलते हुए पूछा, वो रिसर्चर चिनशियू जो चाइना भाग गई है, उसका क्या हुआ? ली बेंजी मन ही मन आ भरते हुए बोला, हाउ विलेज की मौत के बाद मैंने जांग चैन को भेजा था कि वह जांच करे उसे किसने मारा। अभी तक हो विलेज की मौत का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन उसने चिनशियू को ढूंढ लिया है। वह मौका मिलने का इंतजार कर रही है, लेकिन हो विलेज की मौत के बाद उसे शक है कि उसके पीछे कोई और भी है, इसलिए वह जल्दबाजी नहीं कर रही। चेन डुइंग ने थोड़ी देर सोचा। वह हमेशा से ही सावधान रही है। फिर उन्होंने आदेश दिया, यह मामला बहुत लंबा खिंच गया है। ऐसा करो, चाइना में उसकी मदद के लिए एक और आदमी भेज दो। चिनशियू को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। ठीक है, ली बेंजी ने सिर हिलाया। इसके बाद दोनों ने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी कुछ और जानकारियां साझा की और फिर ली बेंजी कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद चेन डुइंग ने मेज पर रखा लैंडलाइन उठाया और वू कैन को कॉल करके उसे अपनी कंपनी देखने के लिए कहा। समय के साथ लोगों को एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी। कड़ी फिजिकल एक्सरसाइज और गहरी कंसंट्रेशन ट्रेनिंग की एफिशिएंसी को काफी बढ़ा देती है। और इन सब में सबसे प्रभावी तरीका होता है फाइटिंग। क्योंकि जब कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहा होता है, तब उसका शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह फोकस्ड होते हैं। इसी कारण बहुत से लोग प्रैक्टिस के लिए अलग अलग जिम में ट्रेनिंग लेते हैं। जिम का फायदा यह है कि वहां लड़ने के लिए जगह भी होती है और कई प्रैक्टिस पार्टनर्स भी मिल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर चोट लग जाए तो तुरंत प्रोफेशनल डॉक्टर इलाज भी कर देते हैं। शाम होने वाली थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और नदी की तरफ से गहरा नीला कोहरा तैरता हुआ आ रहा था। आसमान हल्के नीले क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। इस खेत को केंद्र माने तो पूर्व दिशा में एक विशाल पहाड़ था जो बादलों तक उठता हुआ दिखाई देता था। पहाड़ घने पेड़ों से ढका हुआ था और सफेद बादल उसके बीच तैर रहे थे। दक्षिण दिशा में फैला हुआ था एक विशाल घास का मैदान। वहां चरवाहों के कुछ गाय और भेड़ आराम से घास चर रहे थे। पश्चिम में एक बड़ी नदी बह रही थी। पानी शांत था, लेकिन नदी बहुत चौड़ी थी, लगभग 6 से 700 मीटर तक। अब तक वहां से कोई मछली पकड़ने वाली नाव नहीं गुजरी थी। उत्तर दिशा में एक छोटी पहाड़ी थी और उसके नीचे किसानों के बड़े बड़े खेत थे। किसान अपने औजार समेट रहे थे
और रात के खाने के लिए घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। डूबते सूरज की लालिमा पूरी दुनिया को हल्की लाल चमक में रंग रही थी। अगर आसमान से नीचे देखा जाए तो दक्षिण के घास के मैदान में एक आदमी और एक औरत लड़ते दिखाई देते, लेकिन असल में यह प्रैक्टिस थी। और उस प्रैक्टिस में औरत को लगातार हराया जा रहा था। वह बार बार गिरती, फिर उठती और फिर गिर जाती। अगर घास इतनी नरम न होती तो शायद कोई भी इतने बार गिरना सह नहीं पाता। ओह! एक बार फिर जोयुए को लिन फे ने गिरा दिया। इस बार वह उठी ही नहीं। वह हाथ-पैर फैलाकर सीधे घास पर लेट गई। लिन फे ने अपने सीने पर बांधे हाथ खोल दिए, उबासी ली और बोला, "आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे पास अब आगे प्रैक्टिस करने की ताकत नहीं बची।" हा! हा! कड़ी एक्सरसाइज के बाद जोयू के हल्के रंग के स्पोर्ट्स क्लोथ्स पूरी तरह पसीने से भीग चुके थे। उसने अपने चेहरे पर गिरे बाल हटाए और लिनफे से बोली, लिनफे, आज तुमने मुझे इतनी बार गिराया है। तुम बहुत क्रूर हो। लिनफे मुस्कुराया। तुम्हारी हालत तो ठीक है। मैंने सिर्फ गिराया है। कोई असली चोट तो नहीं लगी। जोयू उठकर बैठ गई। वह घास पर पालथी मारकर बैठी और अपने नितंब रगड़ते हुए शिकायत करने लगी। इतनी बार गिरने से मेरा बट बहुत दर्द कर रहा है। लिनफे ने कहा, ठीक है, अब जल्दी से बैठकर साइकिक एनर्जी रिस्टोर करो। तुम्हारी हालत अभी ऐसी है कि कल्टीवेशन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। जोये ने कुछ बड़बड़ाते हुए लिनफे को कोसा, लेकिन आखिरकार उसकी बात मानकर ईमानदारी से प्रैक्टिस शुरू कर दी। लिनफे पास खड़ा जोयू को देख रहा था। उसके बालों में कुछ घास के तिनके फंसे हुए थे, लेकिन आंखें बंद करके वह पूरे ध्यान से कल्टीवेशन कर रही थी। लिनफे ने अपनी परसेप्शन एबिलिटी फैलाकर देखा कि जोयो साइकिक एनर्जी कितनी तेजी से अब्सॉर्ब कर रही है। सच कहें तो जोयो में प्रैक्टिस करने का उत्साह तो था, लेकिन उसका कल्टीवेशन टैलेंट सच में बहुत साधारण था। यह महसूस करके लिनफे ने मन ही मन हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने भी आंखें बंद की और अपनी साइकिक एनर्जी को हवा में तैरती ऊर्जा के साथ कनेक्ट करना शुरू किया। कुछ ही सेकंड के भीतर आसपास की साइकिक एनर्जी ऐसे उसकी तरफ आने लगी जैसे मधुमक्खियां फूलों के खेत की ओर दौड़ती हैं। लेकिन लिनफे ने तुरंत उसे रोक दिया, क्योंकि वह जानता था इतनी एनर्जी ही जोयो जैसे रुकी के प्रैक्टिस के लिए काफी है।